नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 मिरर कैश प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में, चाहे आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में चुना है या लैंग्वेज सेकंड के रूप में चुना है। और इसके लिए आपने यदि संस्कृत को चुना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी भी यही इच्छा होगी कि 30 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन के पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाए। तो 30 में से 26 प्लस मार्क्स हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं इस क्लास में। यानी पिछले क्लास मैंने आपको बता दिया कि आखिर कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न अभी तक पूछे गए और आगे कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। पूरी डिटेल्स मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया। आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देख लीजिए, उसमें आपको स्पष्ट बता दिया मैंने कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। आज हम कंटिन्यू पढ़ने वाले प्रत्याहार, ये पहली क्लास होने वाली इस रीट के रिगार्डिंग। यहाँ पर मैंने जो क्लास ली है वो प्रत्याहार लिए, ठीक है। और रीट में आपको ये याद रखना है कि आपका जो सिलेबस होगा वो 12th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। 12th क्लास तक का जो आपका पाठ्यक्रम है वो रीट के जो लेवल 2 है उसमें पूछा जाएगा। और यहाँ मान के चलिए जो पेपर का स्तर होगा वो 10th क्लास तक का होगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना, 12वीं तक का सिलेबस है लेकिन पेपर का जो स्तर होगा, पैटर्न होगा, वो 10th क्लास तक का होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से 26 प्लस मार्क्स ला सकते हो। बेकायदा आपको क्लासेज अच्छी तरह से पढ़नी है। ये मान के चले कि यदि आप यहाँ पर कंटिन्यू बन रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 26 प्लस आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। 100% कन्फर्म रहिए कि 26 प्लस आप यहाँ से लेकर के आओगे, ठीक है। तो पहली क्लास है, तो पहली क्लास में देखो प्रत्याहार। सबसे पहले तो हम प्रत्याहार कहते हैं किसको है, ठीक है। तो दो वर्णों का एक संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है? संक्षिप्त रूप, ठीक है। दो वर्णों का, जैसे अच यानी अ और च, इन दोनों का जो बोध कराते, यानी अ स्वयं का तो बोध करा रहा है लेकिन इसके बीच में जो वर्ण आ रहे हैं उनका भी बोध कराता है। ऐसा जो वर्णों का एक संयुक्त रूप होता है वो क्या कहलाता है? संक्षिप्त रूप होता है। क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। और प्रत्याहार का निर्माण किससे होता है? तो ये माहेश्वरी सूत्रों से होता है। और माहेश्वरी सूत्रों के बारे में आपने पढ़ लिया होगा पहले कि पाणिनि ने जब आराधना की शिव की, तो उनकी जो आराधना है, तपस्या है, उससे प्रसन्न होकर के शिव ने एक नृत्य किया, तांडव नृत्य। और नृत्य करने से जो उनके डमरू से ध्वनि निकली, उसी के को लेकर के पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण किया। कितने माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण किया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 14। कितने? 14, यानी 14 जो माहेश्वरी सूत्र है उनका निर्माण इन्होंने यहाँ पर किया है, ठीक है। 14 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण यहाँ पर पाणिनि ने किया है। तो टोटल माहेश्वरी सूत्र कितने? 14 है। आपको याद करने पड़ेंगे माहेश्वरी सूत्र, क्योंकि प्रत्याहार निर्माण से लेकर के व्याकरण को पढ़ने तक इनका काफी रोल रहने वाला है आपकी रीट की तैयारी में, ठीक है। 4 के आपको याद करने, 4 माहेश्वरी सूत्र, 4 के बेस बना लेना, उसी के आधार पर याद करना। तो जो प्रथम 4 माहेश्वरी सूत्र है ये आपको स्वर के बारे में बताते हैं, यानी अच के बारे में बताते हैं। और 5 से लेकर के जो 14 तक के ये आपको व्यंजन यानी हल वर्णों के बारे में बताते हैं, ठीक है। याद रखना कितने? 1 से लेकर के 4 स्वर वर्ण, और 5 से लेकर के जो 14 तक के वो आपके व्यंजन वर्ण हैं। इसी माहेश्वरी सूत्र में 2 वर्ण ऐसे जो 2 बार रिपीट हुए। एक तो आपको मिल जाएगा ह, ठीक है। ह वर्ण यहाँ पर आपको 2 बार देखने को मिल जाएगा। व्यंजन वर्णों में ह वर्ण आपको 2 बार देखने को मिलेगा। याद रखना, अ वर्ण ऐसा वर्ण है जो माहेश्वरी सूत्रों में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। और एक ण वर्ण ऐसा है जो आपको 2 बार देखने को मिल जाएगा, यानी पहले और 5वें में, पहले और 6ठे में ण वर्ण, ये अंतिम हलंत वर्ण है। और ये आपको ह वर्ण मिल जाएगा। तो दोनों याद रखना आप, ठीक है। यानी जब माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण करते हैं तो माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण करते समय आप देखो ये याद रखना
कि जब माहेश्वरी सूत्र का निर्माण करते हैं तो पहला वर्ण ले लेते हैं और अंतिम वर्ण ले लेते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अच जो प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, तो अ, ई, री, र, ए, ओ, ऐ, औ। अंतिम जो वर्ण है वो संज्ञक वर्ण है और इसका लोप हो जाता है। अंतिम वर्ण को हम प्रत्याहार के वर्णों में नहीं गिनते, ध्यान रखना। यानी जो अ, ई, उ, न को हटा दो, री, र, क को हटाना है, ए, ओ, ग को हटाना है, ऐ, औ। यानी ये जो शुद्ध वर्ण है ये अपने माहेश्वरी सॉरी प्रत्याहार के वर्ण है। यानी वर्ण प्रत्याहार का निर्माण जैसे यहां से आप कर दो ल, ज, ल, ठीक है, ये हो गया आपका एक प्रत्याहार। यानी टोटल मिला के पूछा जाए तो यहाँ पर 42 कुल टोटल 42 प्रत्याहार का निर्माण होता है। ठीक है, कितने वर्णों का निर्माण होता है? प्रत्याहार 42 वर्णों, सॉरी 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखो माहेश्वरी सूत्रों के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। पहले बात करें तो माहेश्वरी सूत्र 1 से लेकर के 4 तक में अच वर्णों यानी स्वर वर्णों का वर्णन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा जो बिंदु है वो है 5 से लेकर के 14 तक में क्या है? हल वर्ण यानी व्यंजन वर्णों का वर्णन है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माहेश्वरी सूत्रों में ह वर्ण कितने बार प्रयुक्त होता है? 2 बार होता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और माहेश्वरी सूत्रों में अंत में जो हलंत वर्ण है न, उसका भी 2 बार प्रयोग होता है। ठीक है, माहेश्वरी सूत्रों में हल वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 5 10 यानी 15 है। टोटल प्रत्याहार कितने बनते? तो 42 यानी 42 प्रत्याहार यहाँ पर बनते। ठीक है, कितने प्रत्याहार बनते? 42 प्रत्याहार बनते, याद रखिए। अब बात कर लेते हैं वर्ण परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ण की बात करें तो वर्ण कहता है किसको है? यानी किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, याद रखिए। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जो एक मात्रिक होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण करते समय, क्या लगता है? एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इसी को हम लघु वर्ण भी कहते हैं। यानी स्वर जो होते हैं लघु और दीर्घ होते हैं, तो लघु स्वर किसे कहते हैं? जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व वर्ण या लघु वर्ण कहते हैं। जैसे आ में ज्यादा ध्वनि निकलती है तो अ, ई, उ, री, ल, ये वर्ण क्या कहलाते हैं? ह्रस्व या लघु वर्ण कहलाते हैं। द्विमात्रिक वर्ण जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, कितनी मात्राओं का? 2 मात्राओं का समय जिसमें लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ वर्ण। इन्हें हम गुरु वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? गुरु वर्ण भी कहते हैं। त्रिमात्रिक जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो अर्धमात्रिक होता है। कौन सा होता है? अर्धमात्रिक, आधी मात्रा का समय लगता है, यानी जहां तक उसमें स्वर का मिलान नहीं होता तब तक उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक मात्रिक जो सब होता है वो दीर्घ लघु स्वर होता है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है, त्रिमात्रिक जो होता है प्लुत होता है, अर्धमात्रिक जो होता है वो व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया वर्ण परिचय और वर्ण की परिभाषा आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब वर्ण के भेद की बात करता हूँ। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अचवर्ण, दूसरा हलवर्ण। अचवर्ण और हलवर्ण। अचवर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हलवर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन परिभाषिक तौर पर देखा जाए तो वे वर्ण जिनका उच्चारण क्या किया जाए? स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की, अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वर्णों को हम कहते हैं अचवर्ण या स्वरवर्ण। यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? अचवर्ण या स्वरवर्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं हल वर्ण, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता, यानी जिनके उच्चारण में किसकी आवश्यकता होती है?
स्वरों की आवश्यकता होती है। जिनके उच्चारण में किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? हल वर्ण या व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 13 और ये हो गए आपके 33। 4 जो होते हैं वो ध्वनियां होती है जिनको हम अयोगवा कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो देखिए स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर यहाँ पर 3 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लघु स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, याद रखिए। लघु स्वर को ह्रस्व कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं। और ठीक है, तो लघु स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है। सबसे कम समय नहीं में लगता है। ठीक है, व्यंजन का उच्चारण हम कर नहीं सकते, उनमें उस स्वरों की आवश्यकता होती है। बाकी सबसे कम जब समय की बात करें तो एक मात्रा का समय लघु स्वर में लगता है। तो इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 5 होती है। कितने होती है? लघु स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं आपसे पूछा जाए तो? अ हो गया, ई, उ, री और री। कौन सा? री। ये 5 वर्ण क्या होते हैं? ये लघु वर्ण होते हैं। 5 वर्ण क्या कहलाते हैं? लघु वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ। अ, ई, उ, री, र। ये कितने वर्ण होते हैं? 5। ये क्या कहलाते हैं? लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाता है। अग्र स्वर, लघु स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है। या लघु स्वर से क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इसी का दीर्घ हो गया आ। क्या हो गया? आ। इसका दीर्घ हो गया ई। इसका दीर्घ उ, री। 4 तो ये हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद ए, ओ, आई, औ। ए, ओ, आई, औ। ये कितने हो गए? 8 हो गए। ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी 2 मात्राओं का समय इनके उच्चारण में लग जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? गुरु स्वर। और जिनके उच्चारण में आपको 3 मात्रा का समय लग जाए। कितनी मात्रा का? 3 मात्रा का समय जहां पर लगे उन्हें कहते हैं हम प्लुत स्वर। यानी जब किसी व्यक्ति का संबोधन हम दूर से करते हैं तो लास्ट की जो ध्वनि होती है लंबी खिंच जाती है, गूंज के साथ निकलती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और मूल स्वर कितने हैं? 9। और 9 स्वरों में ही ये क्या संख्या में कितने होते हैं? 9। जैसे अ हो गया, और अ के बाद लगा दो आप 3 का निशान, ये वाला। ठीक है, ई के बाद भी लगा दो आप 3 वाला निशान। ओ के बाद लगा दो आप 3 का निशान। तो ये क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर का सिंबल है। कौन से स्वर का सिंबल है? प्लुत स्वर। करते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण का भी विभाजन 3 प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। पहला हो गया स्पर्श वर्ण, दूसरा अंत्यस्थ, तीसरा ऊष्म। सबसे पहले तो इनकी संख्या पूछ ली जाती है। तो स्पर्श वर्ण आपको याद रखना है 25 वर्ण, यानी क से लेकर म तक के जो वर्ण है वो 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। और ए, व, र और ल, ये जो 4 वर्ण है ये कहलाते हैं अंतस्थ। और ये हो गए आपके क्ष, क्ष, स और ह, ये जो 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण। तो आपको याद रखना है, पहले तो प्रश्न यहीं पर पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछ लिया जाता है आपको, कौन सा स्पर्श है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म वर्ण है। एक प्रश्न तो आपको इसी प्रकार का देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपसे पूछा जाए स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? करते समय जिह्वा का जो अग्रभाग होता है और मध्य भाग होता है वो कंठ और तालु को स्पर्श करता है। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ और तालु को स्पर्श करता है। क, ख, घ, घ, इस प्रकार से आपको स्पर्श करता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। उनकी संख्या 5 होती है। सूत्र के आधार पर आपको याद रखना है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको सीधा सा यहाँ पर याद रखना है क से लेकर के म तक के जितने भी 25 वर्ण है
वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ की बात करें, अंतस्थ का मतलब होता है बीच। जो बीच वाले वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। वो चार, ये ए व र ल, इनका क्रम भी पूछा जाता है कई बार कि इनका क्रम क्या रहने वाला है, तो क्रम भी आपको याद रखना है। उस वर्ण जब उच्चारण करते समय तो ध्वनि घर्षण के साथ, लंबे घर्षण के साथ निकलती है, उस कारण गर्म हो जाती है। यानी गर्म वायु जब मुंह से निकलती है तो इन्हीं वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय आपको कठिनता महसूस होती है। ठीक है, ये चार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, चार वर्ण ये होते हैं। ठीक है, और चार जो ध्वनियाँ होती है आपकी, अन्य वर्ण होते हैं, वो चार होते हैं। ठीक है, अयोग हुआ। कौन से वर्ण होते हैं? अयोग हुआ। उनमें पहली बात करें तो जीवा मूल्य होते हैं। जीवा मूल्य वर्ण होते हैं, यानी जो आपका क और ख वर्ण है, क और ख वर्ण है, इनमें यदि आपको अर्ध विसर्ग लगा दी जाए, क्या लगा दिया जाए? अर्ध विसर्ग, तो ये हो जाती है आपके जीवा मूल्य वर्ण। यानी दोनों संख्या कितनी होती है जीवा मूल्य की? दो संख्या होती है, और ये दोनों वर्ण क्या कहलाते हैं? उदाहरण में जीवा मूल्य कहलाते हैं। दूसरा होता है उपदमानी, यानी प और फ, ये दो वर्ण होते हैं, इनके अर्ध विसर्ग लगा दो तो ये उपदमानी बन जाते हैं। ठीक है, तो जीवा मूल्य क और ख होते हैं जिनके अर्ध विसर्ग के साथ होते हैं, और प और फ जो उपदमानी वर्ण होते हैं जो अर्ध विसर्ग के साथ होते हैं। इसके अलावा आपको एक विसर्ग देखने को मिल जाएगा, इसको भी हम अयोगवा कहते हैं, विसर्ग। ठीक है, और एक आपको अनुस्वार देखने को मिल जाएगा, ये अनुस्वार लगता है पर ये भी एक अयोगवा वर्ण कहलाता है। तो अयोगवा वर्ण कितने? चार। जो ध्वनियाँ होती है चार है, जिन्हों हम चिन्हों के रूप में जानते हैं। ये तो विसर्ग, अनुस्वार, जीवा मूल्य, उपदमानी, चारों प्रकार के आपको याद रखनी है।